बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज पहला रोज़ा है, पहला रमज़ानुल मुबारक है और जहाँ जहाँ जो रमज़ान को ऑब्ज़र्व कर रहा है, रोज़े रख रहा है, इस बाबरकत महीने का फ़ायदा उठा रहा है, उन सबको इस मुबारक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं दुआ करती हूँ कि ये महीना हम सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और हम सब की मग़फ़रत फरमाए। हेवन सेड दैट, आज के शो का हम आगाज़ करते हैं। पैनलिस्ट अभी से कुछ देर में आपके सामने रखती हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो बहुत से दावे किया करते थे और बहुत से दावों के साथ एक दावा ये भी करते थे कि वो अपने मुल्क का नाम मज़ीद ऊंचा करेंगे, उसके पासपोर्ट की मज़ीद इज्जत दिलवाएंगे और अपने पासपोर्ट की इतनी इज्जत दिलवाएंगे कि कोई उनको शक की निगाह से नहीं देखेगा, कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट को रद्द या धुतकारेगा नहीं और उनको दुनिया में पाकिस्तानियों को कहीं भी ट्रैवल करने में किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए हुए 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों के बाद आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसको देखते ही दिल बड़ा दुखी हो गया। हालांकि आज दिन बड़ा ही अच्छा है, ऐसे दिन के ऊपर ना मैं दुखी खबर आपसे शेयर करना चाहती थी, ना मैं खुद ऐसी खबर देखना चाहती थी, लेकिन खबर यह है कि इंटरनेशनल पासपोर्ट इंडेक्स, जिसको कहते हैं आलमी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 रिलीज हुआ, उसकी एक लिस्ट है। वो लिस्ट है 110 ममालिक के पासपोर्ट की, जिसमें सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट जिस मुल्क का है वो नंबर 1 पर और सबसे कमजोर पासपोर्ट जिस मुल्क का है वो सबसे आखिरी नंबर पर है। ये इंडेक्स जो है आज रिलीज किया गया और इस इंडेक्स के मुताबिक 110 ममालिक से बहुत दुखी दिल के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग, पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर 107 है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से नीचे, यानी पाकिस्तान से भी ज्यादा कमजोर सिर्फ 3 ममालिक के पासपोर्ट्स हैं, अफगानिस्तान, सीरिया एंड इराक। और ये तीन वो ममालिक हैं जो कि जंग ज़दा ममालिक हैं, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक की, ताकतवर ममालिक की फ़ौजी उन्हें आकर उनकी सरजमीन को कंट्रोल किया हुआ है। सिर्फ वो 3 ममालिक हैं जिनका पासपोर्ट पाकिस्तान से नीचे है। बाकी इसके अलावा लेट इट बी एनी कंट्री, लेट इट बी यमन, लेट इट बी सोमालिया, लेट इट बी इंडिया, लेट इट बी एनी कंट्री, उन सब का नंबर पाकिस्तान के पासपोर्ट के नंबर से बहुत ऊपर है। यह है आज की खबर जो मैं आपको यकम रमज़ान मुबारक को दे रही हूँ। एक और चीज़ कि वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन बेस है ये पूरा का पूरा सर्वे कि किस पासपोर्ट को किस ममालिक के लिए कितने वीज़ा चाहिए होंगे। इसका यह मतलब बनता है कि पाकिस्तान क्योंकि 110 ममालिक की लिस्ट में 107वें नंबर पर है, तो मतलब कि हमें तो तकरीबन हर मुल्क का ही वीज़ा चाहिए, क्योंकि हम इतने ईजीली ट्रस्टेबल पासपोर्ट के हामी लोग नहीं। एनीवेज जी, पैनलिस्ट हमारे सामने हैं, मैं आपको सामने रूबरू कराती हूँ। फ़ारूक हबीब साहब हैं मेरे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MNA। अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर बहरामन तंगी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। राना एहसान अफजल खान साहब हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, अपोजिशन बेंचेस पर है। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। आप सब लोग को रमज़ान करीम, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। फ़ारूक हबीब साहब, इमरान खान साहब क्या कहते थे, पहले एक दफ़ा खुद आप उनकी ज़बानी सुन लीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि अब आप क्या कहेंगे 3 साल के बाद। सुनवाइए जी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हमारा मुल्क कैसे एक अजीम मुल्क बन के खड़ा होता है दुनिया में। मेरा वादा है आपसे कि दिन आएगा कि हर पाकिस्तानी जब हरा पासपोर्ट लेके दुनिया में निकलेगा, दुनिया आपकी इज्जत करेगी इंशाल्लाह। जी फारूक, वेलकम टू द शो सर। आप लोग जब पावर में आए तो आइडियल कंडीशन तो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर उस टाइम पर 104 था 2018 में। अब 2021 में 107 हो गया, तनाजुली हो गई। कुछ कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान अपनी पूरी दुनिया के अंदर अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है और इसके ऊपर बेशुमार जो है वो फैक्टर्स इसके अंदर जारी होते हैं। जहाँ तक रही बात खारजा सतह के हवाले से, तो जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है उसकी अहमियत से जो है वो कोई भी इसको जो है वो इससे नज़रें नहीं झुटला सकता। चाहे वो साउथ एशिया के ख़त्े के अंदर पाकिस्तान की अहमियत हो, चाहे वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की अहमियत हो, उसको कोई नहीं झुटला सकता। जहाँ तक रही रैंकिंग के हवाले से, तो इसमें बेशुमार आपने रिपोर्ट अगर बताई है तो इसमें बेशुमार
इसकी मैकेनिक्स होंगे जिसके नतीजे में ये रिपोर्ट सामने आई है। कोई एक चीज़ नहीं होगी, लेकिन जहाँ तक रही बात पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के हवाले से, आज भी हम उस चीज़ के ऊपर कायम हैं। आज भी कौन सा पाकिस्तानी है जो ये नहीं चाहता कि हमारा मुल्क जो है वो आगे जाए। और मैं समझता हूँ कि 104 या 107 से हम कंपेयर क्यों करें भाई। 70 साल से जब पाकिस्तान बना, आप उस वक्त से कंपेयर करें ना। आप देखें कि एक वक्त था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत थी, तगड़ा पासपोर्ट था। जब से ये PMLN पीपल्स पार्टी की 40 साल से इनकी बारियां आई हैं, तंजलजी होते 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 आप 104 पे पहुंच गए। अगर आज 107 का मामला आया है तो जो ये फास्ट ट्रैक के ऊपर गाड़ी को छोड़ के गए हैं, उसको रोकते रोकते बेहतर करते वक्त भी जो है वो वक्त लगेगा, वक्त दरकार होगा। लेकिन आज अगर मैं आपको अपनी कामयाबियां बताना शुरू करूं तो आप ये देखें कि 9 साल बाद रशियन वजीर खारजा जो है वो पाकिस्तान आता है। रशिया ब्लॉक सबको पता है कि वो भारत के बहुत करीब समझा जाता था, और भारत पाकिस्तान का अजली दुश्मन है जब से पाकिस्तान बना है। हमारी उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो आपके सामने हैं। तो हमने उन 3 सालों में, 2.5 साल में वर्क किया, रशिया को करीब लेकर आए। आज रशिया पाकिस्तान का उनका वजीर खारजा हमारा दौरा कर रहा है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का एक नया मजबूत दौर का आगाज़ हो रहा है। जर्मनी जो कि फिर अगेन भारत के करीब समझा जाता था, वहाँ पर किसी वजीर खारजा का, पाकिस्तानी वजीर खारजा का 9 साल बाद दौरा हुआ। ने जो है वो उनके साथ बायलैटरल ताल्लुकात जो है वो वसी किए जा रहे हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया के साथ नए ताल्लुकात कायम किए जा रहे हैं। आज अफगान अमन अमल के अंदर जो है वो भारत शामिल नहीं है, पाकिस्तान शामिल है, क्योंकि आज अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान की अहमियत है। और आप देखें आए रोज पाकिस्तान को जो है वो अमन के हवाले से वो शामिल करते हैं। ये तमाम चीजें पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर में तो खराब हुई थी, हमारे दौर के अंदर जो है वो ये बेहतर हुई हैं। जहां तक रह गई बात पासपोर्ट की रैंकिंग की, तो यकीनन पाकिस्तान का जो खोया हुआ जब आपको मुकाम गवर्नमेंट है मिली वो भी हम वापस 104 पे था, तब पाकिस्तान की जो पोजीशन थी पासपोर्ट की वो 104 पे थी। अब 107 पे 3 पोजीशन नीचे आए ना, इसकी वजह क्या है? मैंने आपको कहा एक मिनट दिनेश सुन लें। मैंने एक तो ये रिपोर्ट जिसका आप हवाला दे रही हैं, मैंने इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा, लेकिन यकीनन मैंने आपको कहा कि इस रिपोर्ट के अंदर बेशुमार चीजें, फैक्टर्स शामिल होंगे। हर फैक्टर का अमल दखल होता है किसी न किसी चीज का, जिसकी बुनियाद के ऊपर रिपोर्ट बनाई जाती है। लिहाजा जो चीज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं तो वो बात कर रहा हूं जो फैक्ट्स हैं, जो चीजें अमली तौर के ऊपर नजर आ रही हैं। जो पाकिस्तान की अहमियत से तो आज कोई इनकार नहीं कर सकता। जिनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल अफराद वीजा फ्री जा सकते हैं, देखिए उसमें 32 ममालिक के वीजा की जरूरत नहीं है। तो इसी बेस के ऊपर ये पूरा जो है इंडेक्स मुरतब किया गया। जी जी जी, बस वो इस बुनियाद के ऊपर इंडेक्स। फिर बात बीनिश जी, अगर आप इसको कह रही हैं ये वीजा की बुनियाद के ऊपर किया गया है, तो फिर ये बायलैटरल होते हैं, दो तरफा होते हैं। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन ममालिक को पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान अगर आना है तो वीज़ा लेकर आओ। ये बायलैटरल ताल्लुकात होते हैं, बायलैटरल रिलेशंस की बुनियाद के ऊपर। एक तरफा आप पूरी दुनिया को अलाउ नहीं कर देते कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वीज़ा फ्री है। अगर हमें अमेरिका, इंग्लैंड या बाकी ममालिक अगर हमें भी वो वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री देते हैं, एक्सेस देते हैं, तो फिर ही पाकिस्तान उन्हें एक्सेस दे सकता है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये हमेशा बायलैटरल होता है। अगर इस बुनियाद के ऊपर पासपोर्ट की दर्जाबंदी की गई है तो फिर उसके अंदर मैं समझता हूँ कोई और चीज ऐसी शामिल नहीं है। वो ये है कि हमारी जो वजारत खारजा है इसके ऊपर काम कर रही होती है, बायलैटरल तौर के ऊपर जो है। चले, आपने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इसके मैं आपको ग्रेस मार्क्स दे देती हूँ, पढ़ लेंगे आप रिपोर्ट। अभी और मजीद ये ज्यादा फैल भी जाएगी, और भी प्रोग्राम्स इस पे होंगे, लेकिन जिन चीजों के ऊपर आपको महारत हासिल है मैं वापस आऊंगी उसके ऊपर। लेकिन अभी मैं जरा बाकी दोनों अपोजिशन वालों को शामिल कर लूँ। तंगी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, बेशक पीटीआई की हुकूमत के अंदर जो पासपोर्ट है वो 3 पोजीशंस पे तनज़्ज़ुली हुई है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को 104 से 107 पर आ गया, लेकिन आप ये देखिए कि टॉप 10 ममालिक के जो सफीर हैं वो हमारे मुल्क में आ रहे हैं। ये है इस हुकूमत का और हमारे मुल्क का मौजूदा क्रेडिट, इसको तो आप एक्सेप्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विनिश, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरे तरफ से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों को रमज़ान मुबारक। और जो नालायक सेलेक्टेड हुकूमत में जो लास्ट 24 आवर्स में जो इदारों के लोग शहीद हो चुके हैं, अल्लाह उनकी माफ़रत करे। और फिर इस रमज़ान में मेरे इमने भाई को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सच बोलने की तौफीक दे। बिनिश, मैं आता हूँ आपकी पासपोर्ट पे। इस बदबख्त हुकूमत में पाकिस्तान
जिन चीज़ों से नीचे जाता है बदनाम, जिन चीज़ों में ऊपर जाता है बदनाम। आप पासपोर्ट की बात करते हैं तो पासपोर्ट की रैंकिंग नीचे चली गई, बदनाम। लेकिन करप्शन में पाकिस्तान ऊपर जा रहे, बदनाम। इन्फ्लेशन में पाकिस्तान ऊपर जा रहे, बदनाम। और जीडीपी ग्रोथ में पाकिस्तान नीचे जा रहा है, बदनाम। और फिर मेरे इस भाई ने अभी कहा कि हमने किन किन चीज़ों में, किन किन सेक्टर में तरक्की की, और फिर एक वजीर खारजा के आने पर खुशियां मना रहे हैं। खुदा का खौफ करे, इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में तनहा होता जा रहा है। आपको कश्मीर पर कोई ऐसा मुल्क नहीं कि वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपके अफगानिस्तान, आपका इंडिया, आपका ईरान, आपका चाइना, आपका जो भी मुल्क ममालिक है वो आपसे ताल्लुकात रखने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए कि सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की है हर अपनी विजिट में। और मैं आता हूं अभी पासपोर्ट की तरफ। भाई देखिए, ये तो इसने जब अपोजिशन में थे इमरान साहब ने, तो उसने खुद कहा था कि मैं इस पासपोर्ट की रेटिंग को इतना बढ़ाऊंगा कि पाकिस्तान की जितनी भी पाकिस्तानी हैं वो पूरी दुनिया में घूमेंगे। मैंने नहीं कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना मैनिफेस्टो पे अमल नहीं करते वो कठपुतली होता है। मैंने नहीं कहा था, इमरान ने कहा था। और फिर आज मुझे ये मेरा भाई बताएं कि आपके मैनिफेस्टो में कितने परसेंट पे आपकी हुकूमत को 3 सालों में अमल किया है, वो न बताएं। जो पीपल्स पार्टी के कारनामों के नाम चेंज करके, अरे सरेकर साहब, मैनिफेस्टोस पे कौन अमल करता है? मैनिफेस्टोस अमल करने के लिए थोड़ी होते हैं, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में इत्तेहादी जमातों की तावन से और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनको ऑन बोर्ड लेके पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा लेजिस्लेशन की है, जिसमें 18वीं तरमीम है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जब भी हुकूमत आती है वो अपोजिशन लीडर को और अपोजिशन जमातों को स्टेटस देती है, जो कि आज तक इस नालायक, सेलेक्टेड, नाअहल, ना समझ, कठपुतली वज़ीर आज़म ने नहीं दिया है, जिसके सामने उनकी जिद और ना है। और हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तमाम अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लें, पार्लियामान के माहौल को साजगार बनाएं, मुल्क और इदारों के लिए कुछ काम करें। आ गया सर, बैरमन तंगी साहब, आपका पॉइंट आ गया। वापस आपकी तरफ आऊंगी। राना एहसान साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, आपको रमजान की मुबारकबाद, आपको हमजा शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने की मुबारकबाद, आपको शहबाज शरीफ साहब के बेल की भी मुबारकबाद। मतलब आपके लिए तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है, क्योंकि आप अपना स्टांस, अपना नैरेटिव जो भी रखें, लेकिन आपको बैक टू बैक रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आपको रिलीफ मिला, आप जो है इल्जामात दूसरी पार्टी पर डाल रहे हैं, आप इल्जामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगा रहे हैं, आप ये तासुर दे रहे हैं जैसे डील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो रही है। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे एक ऐसा रिलीफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला और जिसकी बेस के ऊपर आपको लग रहा है कि जी उन्होंने डील कर ली है और आपके मामला ऑल क्लीन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से पूरी पीएमएलएन को जो है वो मुबारकबाद। और जो ये फार्स अकाउंटेबिलिटी हो रही है 2.5 सालों से, इसका पोल हर थोड़े अरसे बाद खुल जाता है। आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले ये आहद चीमा साहब की बेल भी हुई, और जब वो पकड़े गए थे, जब उनको अरेस्ट किया गया था, तो किस तरह का वावेला मचाया गया था कि हमें जो है शहबाज शरीफ की चाबी मिल गई है और अंदर का बंदा मिल गया है और पता नहीं क्या कुछ निकलेगा। फिर आपने ये भी सुना कि 55 कंपनियां और अरबों रुपए, खरबों रुपए की करप्शन, और अब वही कंपनियां चल रही हैं, बल्कि ये नई कंपनियां बना रहे हैं। तो ये सारा जो ड्रामा है ये अनफोल्ड इसी तरह ही होता है, और ये पहली दफा नहीं हुआ। आपने मिफ्ता इस्माइल को भी बाहर आते देखा, आपने खाकान अब्बासी को भी बाहर आके देखा, आपने एहसन इकबाल को भी देखा, हमजा शहबाज को भी देखा, जो 2-2.5 साल आपने जो है। और इन सारों से जब पूछा गया कि भाई इनको तो तफ्तीश करने के लिए जो है वो नैब ने बंद किया था ताकि इनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो किसी की इन्वेस्टिगेशन नैब की जब वो बंद रहे तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, सिर्फ उनको जो है वो सीन से आउट करने के लिए और एक फासिस्ट हुकूमत जो ये है, जो बन चुकी है, उसके लिए इनको बंद किया गया। तो मैं समझता हूं कि डील नहीं हुई, लेकिन फ्लॉप सीन आ गया इनकी अकाउंटेबिलिटी का। और आगे भी बीनश जो ये इनके 2 साल रह गए, अगर ये हुकूमत का टेन्योर पूरा कर लेते हैं तो इनसे अवाम पूछे कि भाई आप तो कहते थे कि ये मॉडल टाउन के कातिल हैं, 5 साल आपने हुकूमत की, क्या निकाला? आप कहते थे ये अरबों खरबों रुपए जो है इन्होंने लूट लिया, आपने क्या निकाला? तो बदकिस्मती से इनके पास जो एक ही
एजेंडा या एक ही इनका जो बयानिया है करप्शन का, वो बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप होगा। बाकी तो इन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक ईंट नहीं लगाई। जो किया है वो ये किया है कि पासपोर्ट जो है उसकी तजलील हो गई। और ये बाकी फरूख भाई जो है वो सही कह रहे थे कि बायलेटरल होता है। और आपको पता होगा कि पिछले 2.5 सालों से जो पाकिस्तानी वीजा है उसको बहुत आसान कर दिया गया है फॉरेन कंट्रीज के लिए कि वो उसको ले सके ताकि टूरिज्म के ऊपर बूम आए। लेकिन उसके वैसे राणा साहब मैं आपको बताऊं, 2015 में जब आपकी हुकूमत थी ना माजरत के साथ, तब भी 107 पर गया था। 2019 के अंदर जो है यही हमारी जो पासपोर्ट की जो पोजीशन थी वो 103 पर गई थी जब इन्हीं की हुकूमत थी। सो अप एंड डाउन तो होती रहती है, लेकिन डेफिनेटली आप अपनी बात को तो जवाब दें कि 2015 में भी 107 पर गया था। ये ऐसा नहीं है कि ऑल वाज गुड एंड हंकी डोरी एट योर टाइम। जी देखिए नहीं, लेकिन बहुत चीजों में कदरे इंप्रूवमेंट थी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है 140 से 117 पे आया, आज 124 पे। करप्शन परसेप्शन बढ़ गई है कि मुल्क में करप्शन है। फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो कोई 20 पॉइंट हमारे 5 सालों में नीचे आई, आज फिर 8 से 9 पॉइंट बढ़ गई है, 72 हो गई है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आपकी बेहतर जो मुख्तलिफ जो आपके इंटरनेशनल इंडेक्सेस हैं वो वर्स हो गई है। और ये इनका बड़ा डायलॉग था कि ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी। तो इनसे तो यानी कि हर वादा इनका जो है, जो आप शुरू कर लें घरों से, नौकरियों से, कर्जों से, वो सारे के सारे जो हैं वो आज एक बहुत ही बुरा सीन बन चुके हैं और अवाम के लिए बड़ा मसला बन चुके हैं। जब ऑपोजिशन वर्सेस ऑपोजिशन होगा, जब ऑपोजिशन अपनी लड़ाइयों में मगन होगी, तो फिर हुकूमत से कौन, कैसे, कब और कितने सवालात पूछेंगे, ये हम क्या आपको बता सकते हैं, या आप हमसे बेहतर जानते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। फारूक हबीब, सेनेटर बहरमन तंगी एंड राना एहसान अफजल खान सब हमारे साथ मौजूद होंगे। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी। फारूक हबीब साहब, सेनेटर बहरमन तंगी साहब एंड राना एहसान अफजल खान साहब मेरे साथ मौजूद है। फारूक हबीब साहब, एक और बहुत बड़ी खबर, मैं ये नहीं जानना चाहती वो कैसे हुआ और क्यों हुआ, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि उस खबर के हवाले से क्या आपने तैयारी कर ली है? तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी आप लोगों ने। चलें ठीक है जी, वो आपने कुछ सोच समझ कर ये इकदाम किया होगा, लेकिन अभी इस चीज़ का फैसला हो गया है, जो तहरीक लब्बैक है उसके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए और वफाकी काबीना जो है इसके ऊपर अपना फाइनल वर्डिक्ट देगी। लेकिन अगर आप ये करने का सोच रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपने इस हवाले से अपनी तैयारी मुकम्मल की होगी, क्योंकि अभी एक अरेस्ट हुआ था तो पूरे मुल्क के अंदर हमने देखा कि पैनिक हो गया, एनाकी हो गई। ये एक रजिस्टर्ड जमात है, इलेक्शंस में हिस्सा लेती है, लोग इनको वोट देते हैं, इलेक्शन कमीशन के अम्ब्रेला में है, और फिर भी अगर आप ये करने का सोच रहे हैं और अगर ये हो जाता है तो इससे तो अनारकी बढ़ेगी। तो आई एम श्योर कि आपने तैयारी की होगी। देखें, बात यह है कि जो बुनियादी चीज़ है उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। बुनियादी चीज़ ये है कि जो नमूस रसालत है वो आप मुझ समेत अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और जितने हमारे शो में पार्टिसिपेंट हैं हम सबको अजीज़ है, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तो कोई दूसरा इख्तलाफ ही नहीं है। और आपके इल्म में होगा कि जो कुछ अभी ये प्रोवोकिंग हुआ है, शायद जो लोग ये काम करते हैं चाहे यूरोप में हो या किसी भी जगह पे, शायद वो यही चाहते हैं कि दुनिया में 1 अरब के करीब मुसलमान हैं, उनके जज्बात को जो है वो मजरू किया जाए और इस किस्म के फिर जो आपके सामने हंगामे, राइट्स और ये सारी चीज़ें सामने आती हैं वो उभर के सामने आ जाती हैं। और जहाँ तक रही बात नमूस रसालत के हवाले से, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो इसके ऊपर अमली इक़दाम दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो उनकी तकरीर थी, उन्होंने पूरी दुनिया को ये चीज़ जो है एजुकेट करने की वहाँ पर कोशिश की कि भाई पूरी दुनिया में 1 अरब से ज़ायद मुसलमान हैं, अगर होलोकास्ट के ऊपर बात होने पे पाबंदी है, यूरोप में सज़ा है, तो नमूस रसालत के ऊपर भी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इससे मुसलमानों के जज्बात मजरू होते हैं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हमारे दिलों के अंदर है, लिहाजा जब कोई उनकी शान में गुस्ताखी करता है तो हमारे जज्बात मजबूर होते हैं, मुसलमानों को जज्बात को ठेस पहुंचती है। ओआईसी के अंदर बात की, जब ये फ्रांस वाला मामला आया तो वहाँ दुनिया के 2 मुस्लिम लीडर्स थे, एक तैयब अर्दगान और एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिन्होंने पूरी दुनिया के ममालिक को इसके ऊपर खत लिखे और ये एक कॉन्टीन्यूअस मुसलसल हमारी एक एफर्ट है जो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बार बार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो लिहाजा इसको बुनियाद बनाकर किसी को हम अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खिलाफ वर्जी भी नहीं करने देंगी। कौन सी चीज़ आपको इजाज़त देती है आप लोगों की गाड़ियों को जलाएं, आप रास्ते रोक लें,
आप जो है वो लोगों को मारना पीटना शुरू कर दें, डंडे के ज़ोर से उनके ऊपर नारे लगवाना शुरू कर दें। और कई जो है वो आपके इल्म में है कि पुलिस के जो हमारे जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी जानें चले गई इस सारे मामले के अंदर अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए। तो लिहाजा इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर किसी को जो है वो ये इजाज़त नहीं दी जा सकती, हुकूमत किसी की भी हो, अल्टीमेटली जो स्टेट है उसकी रिट तो कायम होनी है, वो रिट तो कायम होगी। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हर तरह की रिपरकशन के लिए प्रिपेयर्ड है। मैं ये पूछना चाह रही हूं। देखें किसी भी देखें बात यह है कि किसी भी ऐसी जमात को किसी किस्म का भी खौफ व हरास और फैलाएगी तो वो दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आएगी, और उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है, उसी कानून के तहत जो है वो पाबंदी लगाई जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान की तमाम तबका फ़िक्र जो है वो इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो। चलिए जी, जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। लेकिन एक और चीज़ है कि जो शहबाज शरीफ साहब का आज जो बड़ी डेवलपमेंट सामने है कि उनको बेल एक्सेप्ट कर दी हो गई है उनकी, तो सर इससे आपके नैरेटिव को धचका नहीं लगा? वो कहाँ गई शहजाद अकबर साहब की लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कि भाई शहबाज शरीफ से ज्यादा करप्ट और 2 नंबर आदमी कोई नहीं है? इससे तो आपका पूरा का पूरा नैरेटिव, इससे पहले हमजा शहबाज साहब को ऑब्वियसली जो है वो बेल मिल चुकी है, अनकरीब ख्वाजा आसिफ साहब को भी मिलने वाली है, उनका भी बस केस आज होना था लेकिन एनीवेज वो अगली डेट पड़ गई। तो उनकी जो समाअत है जैसी होगी पता चलेगा कि जी उनकी भी जो है वो बेल ऑर्डर्स हो गए। तो आपके नैरेटिव का क्या बनेगा? देखें बात यह है कि जो बेल होती है वो इक्विटल नहीं होता, वो बरियत नहीं होती, और बेल जो है वो हर मुलजिम का राइट है, कानूनी राइट है कि वो अपनी बेल अप्लाई करे, बेल मिले। अब मुझे आप ये बताएं कि यही शहबाज शरीफ थे जिन्होंने इसी लाहौर हाई कोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी जो है वो दायर की थी, और आपको याद होगा जब लाहौर हाई कोर्ट उन्हीं नैब के सबूतों के ऊपर इसी टीटीओ वाले केस के ऊपर इनकी जमानत खारिज करने लगी थी, तो इन्होंने अपनी जमानत जो है वो वापस ले ली थी और उसके ऊपर इनको गिरफ्तार होना पड़ा। तो लिहाजा मामला ये है कि अभी रेफरेंस जो है वो दायर हो चुका है, वो एहतसाब अदालत के अंदर रेफरेंस चल रहा है। मेन वाइल जब रेफरेंस चल रहा होता है तो ये कोर्ट का दायरा इख्तियार होता है, अगर कोई बेल अप्लाई करे तो वो उसको बेल दे देता है। लेकिन बेल का मतलब ये नहीं है कि इक्विटल हो गया। शहबाज शरीफ के ऊपर 26 अरब रुपए की टीटीओ का मामला है। सलमान शहबाज इसी वजह से मुल्क से भागे हुए हैं। शहबाज शरीफ के जाती अकाउंट्स में पैसे आए हुए हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स, यानी ठेकेदारों की तरफ से, बाकी लोगों की जगह से। उन्हीं अकाउंट से 96H का घर खरीदा गया, विस्परिंग पाइन का, तहमीना दौरानी का फ्लैट खरीदा गया। उन पैसों की ट्रेल के ऊपर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की तरह कोई कतरी खत भी नहीं लेकर आ सके, एक जराए नहीं बता सके। तो लिहाजा ये जो है वो बेवक्ती की खुशियां हैं, ये मिठाइयां खा लेते हैं, बाद में फिर उल्टियां करते फिर रहे होते हैं, बाद में फिर रोना धोना शुरू हुआ होता है। तो लिहाजा बेल मिली है लेकिन बरी नहीं हुए, क्विटल नहीं हुआ, किसी केस के अंदर इनका क्विटल नहीं हुआ। और लिहाजा मैं ये समझता हूं कि नैब को भी ये देखना पड़ेगा कि उसका काम अकाउंटेबिलिटी है, और वो अकाउंटेबिलिटी के इस प्रोसेस को तेज करें ताकि लोगों को नजर आए, जिसके ऊपर जुर्म साबित होता है उसका जुर्म साबित करके उसको सजा दिलवाएं, जिसका नहीं साबित होता भाई उसको छोड़ दें। लिहाजा बात यह है कि पाकिस्तान की अवाम भी अब ये चीज जो है वो देखना चाहती है। लिहाजा ये किसी किस्म का ये तासुर गलत है कि बेल हो गई है तो केस खत्म हो गया। बेल केस अपनी जगह पे मौजूद है, केस अपनी जगह पे जानदार है। जो कहते थे एक धेले सर जानदार होता तो बेल थोड़ी ना होती, कोर्ट की सीढ़ियों पर जाके तमाम इल्जामात, तमाम नारे, तमाम बेल हो गई ना 90 दिन से। चले आऊंगी सर, वापस आऊंगी। दिनेश एक कितने 90 रोज से जायद तो उन्होंने उधर काट दिए, जो तफ्तीश करनी थी नैब ने तफ्तीश कर ली, चलिए बने रहिए, कंक्लूड करके चालान जमा करवा दिया, रेफरेंस भेज दिया। अब वो ट्रायल कोर्ट में मामला चलेगा, वहां पर इनके ऊपर साबित हो जाएगा। चलें देखते हैं जी। तंगी साहब मुस्कुरा रहे हैं, राना एहसान इसका जवाब देंगे। लेकिन तंगी साहब, ये जैसे हमजा शहबाज शरीफ के की बाहर आने की खबर आती है, शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने की खबरें आती हैं, पीडीएम में लड़ाई हो जाती है, आप तो दोस्त से फौरन ही दुश्मन बन गए। मैं कहां से शुरू करूं? शर्मिला फारूकी साहिबा आपकी कॉलीग है, हमारी भी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, वो लिख रही थी कि जी डील का तासुर आ रहा है। सहर कामरान ने लिखा ट्विटर के ऊपर, मैं देख रही थी। मतलब आप लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया कि डील का इल्जाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लग रहा है, लेकिन जमानतें पीएमएलएन की हो रही हैं। बिनिश, आपके 2 सवाल है। क्या मैं
पीडीएम के जवाब दे दूं या शहबाज शरीफ की रिहाई पे बता दूं? आप मुझे बताएं। सर आप दोनों ही select दे करके मैं दें, आपको दोनों ही नथी हैं। अगर पीडीएम में ना लड़ाई होती, आप लोगों ने कुछ कहना ही नहीं था, आपने कहना था शहबाज शरीफ का बाहर आना खुशाइंद है। जिसका चाहे मर्जी जवाब दे दे सर, दोनों ही नथी हैं। देखिए बीनिश, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुस्लिम लीग नून के साथ मुख्तलिफ औकात में, चाहे वो ज़ियाउल हक के मिशन के पूरा करने वाली बात थी, चाहे वो उसामा बिन लादेन से पैसे लेने पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत करने वाली बात थी, 1988 में जो कैंपेन में जो कुछ आपने और हम सब ने देखा उसकी बात थी, जो आसिफ अली जरदारी साहब पे मलका जज्बात ने और नवाज शरीफ ने जो केसेस बनाए थे और 12 साल जेल में रहे उसकी बात थी, या 2008 में मुस्लिम लीग नून को अपर करने के लिए ताकि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाले और फिर मेमो गेट स्कैंडल में कोट पहनने वाली बात थी। तमाम चीजों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माफी दी है और इसलिए दी है कि हम पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनको भी मजबूत देखना चाहते हैं ताकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर जमात मजबूत हो और मजबूत जमात की जमानत है ओपन मजबूत पाकिस्तान की। मैं समझता हूं कि आज भी जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मौजूदा सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक चलाने वाली बात थी, वो मेरे ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये तजवीज दी थी। लेकिन मैं एक मिनट आगे ले जाना चाहता हूं कि मरियम बीबी को जब गिरफ्तार किया तो मेरे ही चेयरमैन खड़े होके के अंदर उसको इसलिए कि हमने ये सोचा भी है और हमने ये सीखा भी है कि खवातीन को उसको ड्यू रिस्पेक्ट दे दे। मेरी लीडर फरियाल बीबी को ईद की रात को 12 बजे वहां अस्पताल से उठा के जेल में बंद किया। तो हम अगर फरियाल बीबी को इज्जत देते हैं तो इसी तरह हमें ये सिखाया कि मरियम बीबी को हम इज्जत देना चाहते। आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक लेना है सर। आ गया आपका पॉइंट, बिल्कुल रजिस्टर हो गया, फेयर इनफ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पीएमएलएन का मौक़िफ़ जानेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी। बहरमन तंगी साहब, फारूक हबीब साहब, इमरान एहसान, अफजल खान साहब मेरे साथ मौजूद है। रान साहब, राजा परवेज अशरफ साहब को तो आप सुन ही रहे होंगे, वो ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को कहा कि जी मुल्क वापस आओ, उसके बदले में पीएमएलएन ने जो है वो पूरी पीडीएम तोड़ दी है और कोई जाती मुफाद, कोई छोटा सा अपना जाती मुफाद जो है वो हासिल किया गया और मुस्लिम लीग नून बैक चैनल से क्या फायदा हासिल कर लेगी। ये बहुत बड़े इल्जामात हैं जो राजा परवेज अशरफ जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के स्टैचर का जो बंदा है वो आपकी पार्टी पर लगा रहा है। देखिए, बड़े अफसोसनाक इल्जामात हैं और बड़े बिलो द बेल्ट हैं कि इस तरह के इल्जाम लगाना जिनकी कोई एविडेंस ना हो या जिसकी कोई उसका कोई बेसिस ना हो। देखिए, पीपल्स पार्टी का इशू ही यही रहा है और ना पीएमएलएन ने जो है वो पीपल्स पार्टी को कोई शो कॉज नोटिस दिया है। पीडीएम ने उनसे जो है वो एक्सप्लेनेशन तलब की है इस बेसिस पे कि भाई आपने बीएपी से जाके वोट क्यों लिए, आपने बाप पार्टी से जो कि हुकूमती हमायती पार्टी है उससे जाके आपने अलायंस क्यों बनाया अपनी एक छोटी सी सीट के लिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए। उसकी वजाहत जो है वो पीडीएम को पीपल्स पार्टी दे दे और कोई मामला नहीं। इसके अलावा ना इस्तीफों का कोई मामला है ना कोई और मामला है। यही इशू था जिसके ऊपर जो है कि आप एक तरफ तो जो है वो हुकूमत के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, आप निजाम तब्दील करना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप जो है वो चल के चले जाते हैं उस जमात के पास, बाप पार्टी के पास, जिसको और उनसे जाके आप हमायत हासिल कर लें। तो ये नफी करता है उस मकसद के लिए जिसके लिए पीडीएम बनी है, उस स्ट्रगल की नफी करता है। इसका जो है वो जवाब उनसे मांगा था। बाकी सारी कहानियां हैं और हमारा हदफ पीपल्स पार्टी नहीं है। हम एक बड़े एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हमारा फोकस भी उसी बड़े एजेंडे पे रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सारे मेहमानों को मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी। इस उम्मीद के साथ आज का शो मैं क्लोज कर रही हूं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। आपके फीडबैक हमें इंतजार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मंडे को फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सेम टाइम सेम चैनल। लुक आफ्टर योरसेल्फ।